अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कोरोना वायरस क्या है? ये आप बार-बार सुन रहे हो कि कोरोना वायरस बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक है। आप गैदरिंग ना करो, मसाजिद में ना जाओ, इमाम बारगाहों में ना जाओ, किसी वाज़ में ना जाओ, गैदरिंग ना करो, बाज़ारों में ना जाओ, क्योंकि ये एक-दूसरे को लग जाती है, एक से दूसरे इंसान को लगती है और ये बहुत डेंजरस है। मैं शॉर्टली आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप समझ जाएँ कि असल में क्यों कह रहे हैं ये। और इसकी दवाई क्यों नहीं बन रही? इसके ऊपर प्रॉपर इलाज इसका क्यों नहीं आ रहा? हम क्यों इस तरह से भटक रहे हैं? इतनी मॉडर्न वर्ल्ड में, इतनी बड़ी दुनिया में, इतनी साइंस तरक्की कर गई और इसका इलाज क्यों नहीं मिल रहा? इस बात को तो हमें समझना चाहिए। मैं क्योंकि मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में मैंने पीएचडी की, इसको अच्छी तरह जानता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि एज़ ए लेमैन आपको समझाने की कोशिश करूँ कि एक आम आदमी भी मेरी बात समझ जाए। क्योंकि जेनेटिक्स के बहुत कम लोग हैं जो जेनेटिक्स को जानते हैं। ज़्यादातर लोग 99% लोग जो हैं वो इसको नहीं जानते। देखिए 2 किस्म के हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल से मुराद ये है मसलन हम जो भी करैक्टर्स अपने वालिदैन से लेते हैं वो एक ख़ास मटेरियल से ट्रांसफ़र होता है बच्चों में और उसको हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। अब जो वायरस है जो जिसे हम कोरोना वायरस कहते हैं, इसका भी एक जेनेटिक मटेरियल है ख़ास किस्म का। 2 किस्म के वायरसेस होते हैं। एक होता है डबल स्ट्रैंडेड, एक होता है सिंगल स्ट्रैंडेड। अच्छा, डबल स्ट्रैंडेड क्या है? मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ और सिंगल स्ट्रैंडेड क्या है? इसको भी एक एग्ज़ाम्पल से। ये मेरा हाथ देखें आप। इस हाथ में आपको एक क्लियर नज़र आ रहा है। ये 2 लाइन्स यानी 2 उँगलियाँ मैंने आपके सामने रखी हैं। ये डबल स्ट्रैंडेड है। डबल स्ट्रैंडेड मीन के इस स्ट्रैंड का, इस लाइन का, ये नीचे वाला इसका एक साथी है। अब इसको गौर से आप देखें, जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपके समझने के लिए, वो ये है कि ये वाला पोर और ये मसलन एक ये है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, 3 हो गए। अब इसमें डबल स्टैंडर्ड में ये होता है, अगर फ़र्ज़ करें इसका मैं नाम देता हूँ ऊपर वाले का ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, ये स्मॉल ए, ये स्मॉल बी और ये स्मॉल सी। जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो उस वायरस में क्या होता है कि अगर ये वाला हिस्सा यानी ये वाला कैपिटल ए अगर डिलीट हो जाए तो ये इसके नीचे कैपिटल स्मॉल ए मौजूद होता है। तो होता क्या है कि कहीं ना कहीं से वो दोबारा से यहाँ पर कैपिटल ए आ जाता है क्योंकि ये जगह खाली होती है। यहाँ पर अगर कैपिटल सी भी आए, कैपिटल डी आए, कैपिटल एफ आए या कैपिटल बी आए तो वो इसकी वजह से स्मॉल ए की वजह से यहाँ पर वो एडजस्ट नहीं हो सकते। तो यहाँ पर दोबारा कैपिटल ए ही आके एडजस्ट होता है। तो इसे हम कहते हैं अपनी लैंग्वेज में प्रूफ रीडिंग, क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड होता है, इससे प्रूफ रीडिंग हो जाती है। अब प्रूफ रीडिंग होती है तो इससे जो भी प्रोडक्ट बनते हैं तो वो ही बनते हैं जो ओरिजिनल होते हैं। जैसा कि आप किसी गाड़ी का नट खराब हो जाए तो आप जाकर वही नट लेते हैं और वही नट आपको मिल जाता है। सेम इसी तरह से अब ये बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट्स कहलाते हैं, 1 2 3 यानी कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ये 3 मिलकर एक यूनिट बनाते हैं। इसी तरह से आगे जो 3 और हैं, फिर 3 फिर 3, वो 3-3 मिलके ये ब्लॉक बनाते हैं और ये ब्लॉक्स बहुत सारे इस तरह से 3 एक ब्लॉक बनाते हैं और ये बहुत सारे इसी तरह से ब्लॉक्स एक पॉलीपेप्टाइड चेन जिसे हम प्रोटीन कहते हैं। तो इसका इलाज ईज़ी होता है, इसकी प्रोटीन जल्दी बन जाती हैं कि ये इसकी शक्ल ही बरकरार रहती है। अगर इसमें से कोई डिलीट हो जाए तो दूसरा उसको कॉप अप करता है। अब आप आ जाए सिंगल पे। सिंगल आरएनए क्या है? ये कोरोना वायरस सिंगल आरएनए है, इसमें इसका साथी नहीं है। अब यहीं से आप सोचें कि अगर कैपिटल ए ये है, कैपिटल बी है, ये कैपिटल सी है, अगर ये कैपिटल ए डिलीट हो जाए तो इसके साथ साथी तो है नहीं, जिसकी वजह से किसी को पता चले कि यहाँ पर साथी तो है नहीं कि यहाँ पर कैपिटल ए था। तो क्या होता है कि इसके साथ जो मौजूद है मसलन कैपिटल डी है या एफ है वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। तो इसकी जेनेटिक्स तब्दील हो जाती है। तो अब ये 3 मिलकर बेसिक जो यूनिट थे, ब्लॉक थे, ये मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जैसे यहाँ पे तब्दील होगा तो नया आ जाएगा, तो फिर क्या होगा कि वो प्रोडक्ट उसका तब्दील हो जाएगा, डेफिनेटली वो नहीं होगा। यानी सिंपल मैं ये समझाऊं
कि एक मीठी चाय आप पीते हो, चीनी की जगह पे यहाँ से चीनी डिलीट हो गई, यहाँ पे नमक आ गया, तो वो नमकीन चाय कितना फर्क पड़ जाता है, एक यानी उससे कितना फर्क मीठी और नमकीन चाय में फर्क हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर अगर कोई और नाइट्रोजीनियस स्पेस आ जाएगी, जैसे हम मिसाल के तौर पर एफ मैं कह दूं एग्जाम्पल के तौर पर, तो वो अगर आ जाएगा तो ये सारा इसका प्रोडक्ट तब्दील हो जाएगा। इसी तरह से फिर ये तब्दील होगा तो इसके आगे पूरा चेन वो तब्दील होता जाएगा और पूरी प्रोटीन्स चेंज हो जाएंगी। अब इसका इलाज क्यों नहीं मिलता, अब यहाँ पे आप समझे, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी, प्रोटीन्स बनती हैं सीक्वेंस पे। अगर आपके पास नॉन सीक्वेंस होगा तो प्रोटीन्स का आपको आइडिया आएगा ना। होता यह है कि ये ट्रांसफर होता है, मसलन एक जिस्म से जब दूसरे जिस्म में जाता है तो इसमें म्यूटेशंस आ जाती हैं, यानी तब्दीली आती है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी, तो अगर यहाँ से ये डिलीट हो गया तो नया आके नाइट्रोजीनियस बेस लगेगी और ये ट्रिपलेट कोड हम इसे बोलते हैं, ये चेंज हो जाएगा, कोडान यानी अपनी टर्मिनोलॉजी में। तो ये चेंज होते तो इससे जो अमाइनो एसिड्स बनेंगे वो डिफरेंट बनेंगे, यानी प्रोडक्ट डिफरेंट बनेगा, तो पॉलीपेप्टाइड चेन तब्दील हो जाएगी। तो इसी तरह से एक जिस्म से दूसरे जिस्म में ट्रांसफर होता है तो इसमें म्यूटेशन यानी तब्दीली आती जाती है। तो क्योंकि बहुत बड़ा वो सीक्वेंस होता है तो कहीं भी तब्दीली आती है। अब इसलिए कहा जाता है कि आप एक दूसरे को टच ना करें, क्योंकि जब एक दूसरे को आप टच करते हैं तो वो आरएनए आप में आता है। अब क्योंकि आपकी बॉडी का ब्लड ग्रुप, जैसे कि आपको रिसर्च हमने लेटेस्ट देखी है कि ए ग्रुप जिसकी ज्यादा हुई है उसकी डेथ ज्यादा हुई है। अब यहीं पे जो बात इंतहाई समझने की है वो यही है कि उनकी क्या हुआ, कैजुअलिटी ज्यादा हुई, मीन कि वो उस वायरस को उसके अंदर वो इम्यून सिस्टम नहीं है, उनका वो दिफाई निज़ाम इतना स्ट्रांग नहीं है, इसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। होना क्या चाहिए, हम दूर क्यों रहते हैं एक दूसरे से, हमें टच नहीं करना चाहिए। मसलन मेजॉरिटी में हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, लेकिन समटाइम्स ये है कि बुजुर्ग हैं हमारे घर में, जब आप घर जाते हो तो उनको वो वायरस लग सकता है और उसकी वो म्यूटेशंस मसलन उसमें तब्दील हो जाता है उसके अंदर, और आपके घर में किसी और को लगेगा तो वो वही वायरस नहीं रहता, बल्कि उसकी जेनेटिक चेंज हो जाती है, जेनेटिक्स में तब्दीली आती है, उसके उन नंबर्स में प्रोडक्ट में तब्दीली आ जाती है, तो वो उसके लिए डेंजरस हो सकता है। अगर वो डेंजरस होगा तो उसकी डेथ भी हो सकती है। अब जो और बात है जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जो मैं चाहूंगा कि आप इस बात को समझें, वो ये है कि अभी आपने देखा है हाँ कि इसके ऊपर दवाई क्यों नहीं बन रही, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। वैक्सीन्स क्यों नहीं बन रही, वैक्सीन्स इसीलिए नहीं बन रही कि इसके ऊपर साइंटिस्ट बहुत काम कर रहे हैं कि उनके पास वो एक्चुअल सीक्वेंस नहीं आ रहा, क्योंकि सीक्वेंस चेंज हो रहा है। अभी आपने देखा होगा, ये अक्सर टीवी पर भी शोज में भी आपने सुना होगा कि हमारा सीक्वेंस वहान की सीक्वेंस से चेंज है, जर्मनी का डिफरेंट है, फ्लां का डिफरेंट है, फ्लां का डिफरेंट है, क्योंकि म्यूटेशंस हो रही हैं। वो एक सीक्वेंस हो तो उसके ऊपर हम प्रोटीन बनाए ना, मसलन हमें पता चल जाए कि यही सीक्वेंस है तो उसके ऊपर हम एक प्रोडक्ट बनाएंगे ना, फर्ज करें हमें पता है कि यही है तो उसके ऊपर प्रोटीन बन सकती है, क्योंकि वो तब्दील हो जाता है। तो जब एक बॉडी टू बॉडी ट्रांसफर होता है वो तब्दील होता जाता है, इसलिए ये इंतहाई डेंजरस है, इंतहाई खतरनाक है। इसके इसीलिए तो इसकी वैक्सीन नहीं बन रही, इसीलिए तो इसके ऊपर प्रॉपर। अब इसका ये ख्याल है कि हम अपना इम्यून सिस्टम और हम इससे किसी तरीके से डिफेंड रहें, अपने आप को बचा के रखें। दूसरी बात जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, हमारे कुछ मजहबी दोस्त हम बहुत परेशान हैं कि यार ये क्या हो रहा है, हुकूमत ने ये क्या किया। देखिए सीधी सी बात है, अल्लाह ताला कुरान में कहता है जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने इंसानियत की बचाई, जिसने एक को मारा उसने इंसानियत को मारा। अब ये एक ऐसी जो बात आपको मैंने समझाई है, बताने की कोशिश की है, इसी से हमें ये लेसन मिलता है कि ये इतना डेंजरस है कि हम इसके ऊपर एक खास दवाई भी अभी तक नहीं बनी, अभी तक हम भटके हुए कि कब तक हम इसकी डेप्थ तक पहुंचेंगे। अगर आपकी वजह से कोई बीमार होता है, आपकी गलती की वजह से वो बीमार होकर उसकी डेथ हो जाती है, तो आप क़यामत के दिन गिल्टी हैं, आपकी कोई बख्शिश नहीं होगी। जैसे कि आपको पता है कि आप अपनी जान के भी आप जिम्मेदार नहीं है, मीन कि आप आपकी जान है, ये आपके हवाले नहीं है, आप बाख्तियार नहीं है कि आप जाके खुदकुशी कर दें। खुदकुशी हराम है, इसीलिए कि अल्लाह ने आपको, जब अल्लाह चाहेगा तो आपसे जान लेगा वापस। किसी भी जान को आप जाकर उसको खतरा में पहुंचाते हो, उसको खतरनाक हालत तक लेके जाते हो, उसको डैमेज करते हो, तो आप भी जिम्मेदार हो और क़यामत के दिन आप भी उसी कटहरे में खड़े होंगे, क्योंकि ये इंतहाई खतरनाक है। लिहाजा इबादत हैं, ये जितनी भी चीजें हैं, ये इसको अना का मसला ना बनाए। और दूसरी जो बात इंतहाई इंपॉर्टेंट ये है कि एक खास टाइम के बाद, जैसे हम
1 साल के बाद पेपर देते हैं, एग्ज़ाम्स क्लियर करके आगे निकलते हैं। एक ख़ास टाइम के बाद अल्लाह ताला भी इंसानों को आज़माने के लिए एक पेपर देता है कि अब आपका वेटेज क्या है? आपकी वर्थ क्या है? कभी ज़ल्ज़ले से, कभी इस तरह से वबाओं से आपको एहसास दिलाने के लिए कि यार आपको बिल्ड होना चाहिए। आप कहाँ खड़े हो? आपकी फाइंडिंग्स क्या हैं? आपकी सोसाइटी में हैसियत क्या है? आपका मकाम क्या है? आप पूरी कम्युनिटी में मसलन हम मुस्लिम्स का क्या अहमियत है? हम कहाँ खड़े हैं? इस तरह से वबाएँ ये हमें एहसास दिलाने के लिए, इससे हमें सीखना चाहिए, ना कि इसको आप एक इमोशनल ब्लैकमेल करके और 10 लोगों को बीमार कर दें और एक प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। तो ये वबाएँ, इस किस्म के ज़ल्ज़ले, इस किस्म की ये जो इश्यूज़ आते हैं, अभी देखें जापान में ज़ल्ज़ले आते हैं, वहाँ पे लोग नहीं मरते, हमारे यहाँ थोड़ा-सा ज़ल्ज़ला आ जाए तो कितने लोग मर जाते हैं। तो हमने तरक्की नहीं की। तो ये इस किस्म की वबाएँ ये इंसान को, आपको, आपके कम्युनिटी को, आपके एरिया को यानी रियलाइज़ करने के लिए भी काफ़ी होती हैं कि हमें एहसास हो सके कि हम कहाँ खड़े हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे कि हम अल्लाह ताला के बताए हुए रास्तों पे हम अमल कर सकें। और थैंक यू वेरी मच। लाइक कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।